नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोनोपोली की एकाधिकार की। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई चीज़ें इसमें बारीक हैं जो सीखने वाली है। तो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत कंसंट्रेशन से, बहुत ध्यान से वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एकाधिकार, मोनोपोली। देखिए, शब्द है मोनोपोली, एकाधिकार। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाला उत्पादक है वो सिर्फ अकेला है, मतलब एक अकेला उत्पादक, मोनोपोली। मोनोपोली जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। मोनोपोली एक फर्म भी है, एक उद्योग भी है, क्योंकि वो सिर्फ अकेला सेलर है। अगर वो अकेला प्रोड्यूसर है, अकेला सेलर है, तो कोई भी अंतर उद्योग में और फर्म में नहीं हो जाएगा। इसलिए जो मोनोपोली है वो इंडस्ट्री डिमांड कर्व का सामना करेगा, क्योंकि मोनोपोली में न फर्म और उद्योग दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मोनोपोली जो है एक ऐसे प्रोड्यूस करेगा, ऐसे उत्पाद को बनाएगा जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट ना हो। तो ऐसे में एक पहले ही सवाल पूछा जाता है कि जो मोनोपोली की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। तो दोस्तों, जब हमने आपको इलास्टिसिटी बताया था तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की थी कि जब वस्तुएं रिलेटिव हो, मतलब वो सब्स्टिट्यूट हो या फिर कंप्लीमेंट्री हो, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताती है कि अगर सप्लीमेंट्री या फिर जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेज में चेंज होता है तो जो रिलेटिव गुड्स है उसके डिमांड में क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि एकाधिकारी में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करने वाला ये है कि मोनोपोली में जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा मोनोपोलिस्ट के द्वारा, उसका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, और साथ ही साथ जो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड होगी वो बहुत कम होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है, अकेला एक विक्रेता है, और नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी वेरी लो, बहुत कम होता है। और एकाधिकारी जो फर्म है वो अपने आप में एक उद्योग है और एकाधिकारी एक इंडस्ट्री डिमांड कर्व का सामना करता है। इतनी चीजें आप समझ गए। अब आपको समझना है कि मोनोपोली में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे कि मोनोपोलिस्टिक में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, 3 कंडीशंस या 3 शर्तें आप कह सकते हो किसी भी मोनोपोली में होगी। नंबर 1, एक पदार्थ का सिर्फ एक ही उत्पादक या विक्रेता होगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उसका प्रोड्यूसर सिर्फ एक होगा। नाम ही देखो इसका है मोनोपोली, मतलब एक का अधिकार। तो एक पदार्थ का सिर्फ एक ही उत्पादक या विक्रेता। फर्म द्वारा उत्पादित पदार्थ का कोई भी निकट स्थानापन्न, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। जैसे आप समझ रहे हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि लक्ष्य ने एक साबुन बनाया और दूसरा साबुन हमाम ने बनाया, तो हमाम जो है लक्ष्य का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। यहां पे कोई इस तरह का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। और इंडस्ट्री में यहां ध्यान दीजिएगा, अन्य फर्मों के प्रवेश पे प्रतिबंध है। इसका मतलब वो आराम से अपने मोनोपोली जो स्टैंडर्ड्स है उसको फॉलो करता रहेगा, कोई अलग से फर्म उस इंडस्ट्री में आएगी नहीं। यहाँ पे इंडस्ट्री और फर्म एक ही हो जाता है। तो ये इसकी बेसिक डिफिनीशन है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे चलते हैं। देखिए, 2 प्रश्न पूछे गए हैं, हमने देखा है एग्जाम में। एक पूछा गया प्योर मोनोपोली के ऊपर, अगर आप कंपटीशन में हायर लेवल पे चले जाएं तो 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्योर मोनोपोली क्या है, शुद्ध एकाधिकार, और दूसरा प्रश्न पूछा गया है नेचुरल मोनोपोली, प्राकृतिक एकाधिकार। आइए दोनों को हमको समझाते हैं आपको कि व्हाट इज प्योर मोनोपोली एंड व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा इसको नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम आपसे बात कर लेते हैं प्योर मोनोपोली, शुद्ध एकाधिकार। शुद्ध एकाधिकार में जो प्रोडक्ट होगा उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। ध्यान सुनिए, शुद्ध एकाधिकार में भी मोनोपोली जो सेलर होगा, विक्रेता होगा, जो उत्पादक होगा वो एक ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे मैं ये शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ कि उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्पाद होगा, उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं बनाएंगे। ऐसे में मोनोपोली जो है जिस डिमांड कर्व का सामना करेगा वो इस तरीके से होगा कि सारा कंज्यूमर का पैसा, सारा जो परचेज करने वाले लोग हैं उसका पूरा का पूरा वो पैसा ले ले। ऐसे में आप देखोगे
कि जब उसके प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसकी जीरो हो जाएगी। तो एक सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि प्योर मोनोपोली की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी। अब देखो दो चीजों में अंतर समझ लो। मैंने पहले कहा कि मोनोपोली की क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत कम होती है, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि प्योर मोनोपोली में जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो शून्य होती है। मतलब इंडिपेंडेंट, आपने देखा था ना क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वस्तुएं उसके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, सब्स्टिट्यूट करने वाला है नहीं, तो यहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी आप बहुत कम नहीं होगी बल्कि जीरो हो जाएगी। और जो उसका डिमांड कर्व है ये देखिए, वो ऐसा डिमांड कर्व होगा प्योर मोनोपोली का कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, आयताकार अतिपरवलय होगा, और ये यूनिट इलास्टिक होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, सवाल कई बार पूछा गया है। देखिए हमने वाई एक्स पे प्राइसेज को लिया है, एक्स एक्स पे क्वांटिटी को लिया है, और जो डिमांड कर्व ये प्योर मोनोपोली का खींचा है उसके एवरी पॉइंट पे, प्रत्येक पॉइंट पे आप देखोगे जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है 1 के बराबर है। प्रत्येक बिंदु पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 के बराबर है, और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है कि अगर किसी भी बिंदु को अगर यहां से हम मिलाएं और नीचे लेके आए, फिर अगर कोई दूसरा प्राइस और क्वांटिटी का स्तर लें, तो ये सब जगह का जो आप एरिया निकालोगे सबका एरिया एक ही आएगा। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर एक पॉइंट मैंने P1 लिया है और एक P1, E1 और QO निकाले, तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा। जब मैं P2 पे आऊं, इसकी भी एरिया मतलब ए की एरिया बराबर इस बी के एरिया बराबर इस सी के एरिया बराबर इस डी के, ये रेक्टेंगुलर हाइपर होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में यहां देखोगे प्रत्येक बिंदु पे जो मांग की लोच होगी वो यूनिट इलास्टिक होगी, 1 के बराबर होगी। इसका मतलब ये होता है कि जो प्योर मोनोपोली है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि वो प्रत्येक बिंदु पे उसकी मांग वक्र ऐसी है कि उपभोक्ता की समग्र आय को ले लेगा, और यूनिट इलास्टिक होगी उसकी जो है मांग वक्र, और ये जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आयताकार अतिपरवलयक होगा। तो देखो इकोनॉमिक्स में कई बार पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एग्जाम्पल बताइए। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो एक एग्जाम्पल आप देखोगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। दूसरा आपके सामने मैंने देखा कि नेचुरल मोनोपोली का डिमांड कर्व होता है। दोनों लिख लीजिए। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में आपको दो मैंने एग्जांपल बता दिया, एक एवरेज फिक्स्ड कास्ट होगा। एवरेज फिक्स्ड कास्ट जब तुम बनाओगे तो उसमें भी देखोगे कि कास्ट जो है ये घटता जाएगा, इसके पास तो आएगा लेकिन ये कभी मिलेगा नहीं। और इसमें भी अगर आप पॉइंट लोगे पी और क्यू का गुणनफल करोगे तो ये जो एरिया होगा वही बी का एरिया होगा, वही सी का एरिया होगा। मतलब पी और क्यू का जो गुणनफल है हर जगह जो है एरिया बराबर कर देता है, वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एग्जांपल होता है। आगे आइए, अब यहाँ पे एक और भी सवाल पूछा गया है प्राकृतिक एकाधिकार के ऊपर, नेचुरल मोनोपोली के ऊपर। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि यहां मोनोपोली नेचुरल तरीके से हो गई है। मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर है और वो बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे, तो नो डाउट जब बहुत बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगा तो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगी। जैसे मान लो कि हल्दीराम भुजिया है और हल्दीराम भुजिया ने कितनी ज़्यादा डिमांड हुई, इतनी ज़्यादा डिमांड हुई कि वो बहुत बड़े पैमाने पे हल्दीराम भुजिया बनाया, तो नो डाउट उसकी जो एवरेज कास्ट है वो डिक्लाइन करने लगेगी और वो मोनोपोली की सिचुएशन में आ जाएगी। जैसे आप खुद देखा कि शुरू में BSNL की मोनोपोली थी, हल्दीराम भुजिया की मोनोपोली थी, है कि नहीं, रिन की जो है की मोनोपोली थी। तो एक ही प्रोडक्ट की मोनोपोली इन द सेंस हो जाया करते थे कि वो इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे होते थे कि उनको इकोनॉमिक ऑफ स्केल, पैमाने की मित्रताएं बहुत ज़्यादा मिलती थी, और इकोनॉमिक ऑफ स्केल मिलने की वजह से उनकी एवरेज कास्ट घट जाती थी और वो नेचुरल तरीके से मोनोपोली हो जाते थे। तो देखो नेचुरल मोनोपोली में क्या होता है, जो इंडस्ट्री में फर्म है वही इंडस्ट्री वही फर्म है वो बड़े पैमाने पे उत्पादन करती है, और जब बड़े पैमाने पे उत्पादन करती है तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल प्राप्त होता है, पैमाने की मितव्ययिता प्राप्त होती है। मतलब उसकी कास्ट घटने लगती है, उत्पादन की औसत लागत निरंतर घटने लगती है, और निरंतर घटते घटते वो खुद ही एक नेचुरल तरीके से मोनोपोली की सिचुएशन में आ जाता है, खुद ही एक नेचुरल तरीके से मोनोपोली में आ जाता है। इसी को दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राकृतिक एकाधिकार, नेचुरल मोनोपोली। तो दो सवाल मैंने देखा कि कंपटीशन में बहुत पूछे गए थे तो हमने आपसे चर्चा कर लिया। एक जो है प्योर मोनोपोली जिसकी जो डिमांड कर्व होगी वो यूनिट इलास्टिक होगी और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी, और वो उपभोक्ता के समग्र आय को ले लेगी प्रत्येक बिंदु पे, है ना, इतना ज्यादा वो पावरफुल होगा, और उस प्रोडक्ट का कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है आपकी इकोनॉमी में नहीं होगा। क्लोज सब्स्टिट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सब्स्टिट्यूट होगी नहीं, और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ये चीजें आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, एक नेचुरल मोनोपोली से संबंधित और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट है प्योर मोनोपोली से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू आप मोनोपोली में कैसे होगा। देखिए यहां पे बात किया गया है एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। अब हम यहां पे ये बात कर रहे हैं कि जो औसत लागत है और जो सीमांत लागत है वो कैसे होगा। अभी आपने परफेक्ट कंपटीशन में देखा तो आपने देखा कि AR और MR जो है
वो जो है इस तरह के हॉरिजेंटल थे और ये जो पी था। इस पे आप लोगों ने पूरा का पूरा परफेक्ट कंपटीशन पे बात किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, और पहले भी आपको मैं बता चुका था कास्ट वाले रेवेन्यू वाले चैप्टर में, कि जो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होगा मोनोपोली में, वो नीचे की तरफ जो है गिरता हुआ होगा दोस्तों। ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ गिरता हुआ होगा। आप देखिए ये AR कर्व खींचा गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे मैंने AR कर्व खींचा है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। AR कर्व हमेशा जो है औसत लागत वक्र होता है, यही डिमांड कर्व होता है। इसी को P कर्व भी आप बोल सकते हो। डिमांड कर्व है, यही P है, प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू है, ये नीचे गिरता हुआ है। जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी नीचे गिरता हुआ है। ये बहुत आसान है, पहले से आप रेवेन्यू वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। लेकिन समझने वाली बात ये है कि दोनों के स्लोप में क्या संबंध है। आप देखोगे कि स्टीपर है उसकी स्लोप ज्यादा होगी, इसका मतलब MR की स्लोप ज्यादा होगी, AR की कम होगी। लेकिन सबसे स्पष्ट बात यह है कि जो इसकी स्लोप होगी वो इससे सीधे 2 गुनी ज्यादा होगी। मतलब MR की जो स्लोप है वो AR से 2 गुनी है, 2 टाइम्स इसकी स्लोप ज्यादा है। आप कह सकते हो कि MR इक्वल टू 1/2 AR। जैसे अगर हम एक डायग्राम खींचे AR और MR का, और इस तरह हम खींच दें मोनोपोली में, और इसको हम AR मान लें और इसको MR मान लें, तो ये दूरी A, B और C ये बराबर होगी। मतलब ये जो वो बराबर होगी वही AR। इसका मतलब जो है 2 AR आ जाएंगे, 2 जो है MR आ जाएंगे 1 AR में। तो यही चीज़ कही गई है कि MR इक्वल टू जो है 1/2 AR या 2 MR बराबर आप कह सकते हो 1 AR की बराबर होगी। इसका मतलब जो स्लोप होगा MR कर्व का वो AR के स्लोप से बिल्कुल 2 गुना हो जाएगा। यही चीज यहाँ दिखाया गया है कि जो स्लोप है इसके से 2 गुना है। खींचने का तरीका मैं आपको बता ही दिया, क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से आपको AR, यहाँ से जो है AR खींच लेना है, यहाँ से MR खींच लेना है और दिखा देना है कि जो स्लोप है वो 2 गुना होगा इसका। तो इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हम ड्रा करेंगे। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग एक चीज और भी बताती है कि मोनोपोली अगर कीमतों को घटाएगा तो वो ज्यादा चीजों को बेचने में सक्षम हो जाएगा, और अगर वो कीमतों को बढ़ाएगा तो कम चीजों को बेच पाएगा। इससे ये भी क्लियर होता है इस मांग वक्र से। देखिए मोनोपोली में जो मांग वक्र जो है स्टेबल है, दिया हुआ है। अभी आप देख रहे, आपको बताऊंगा मैं कि ओलिगोपोली में जो मांग वक्र है वो अनिर्धार्य है, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। लेकिन मोनोपोली में जो डिमांड कर्व है वो आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। डाउनवर्ड स्लोपी डिमांड कर्व, देखिए जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वही जो है एवरेज रेवेन्यू कर्व है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू कर्व को ही हम मांग वक्र कहते हैं। इसी को हम कहते हैं मांग वक्र। यही जो है P होता है, कीमत होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि मांग वक्र डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो दिखा रहा है कि अगर मोनोपोली अपने कीमतों में कमी करेगा तो ज़्यादा उत्पाद को बेचने में सफल हो जाएगा, और अगर कीमत बढ़ाएगा तो उसके उत्पाद कम ही बिकेंगे, यद्यपि वो अकेला ही विक्रेता है। तो यहाँ पे आप समझ गए एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू किस तरीके से होते हैं। मोनोपोली में डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, नीचे होते हैं, और जो MR का ढाल होता है वो AR के ढाल के 2 गुना होता है। इतनी चीजें आसान है, आप समझ चुके होंगे। आइए अब आगे चलते हैं, स्लाइड नंबर 4 पे आते हैं। देखिए यहाँ पे अब हम 3 चीजों के विषय में बात कर रहे हैं। एक मार्जिनल रेवेन्यू का स्वरूप, दूसरा एवरेज रेवेन्यू, मैंने कहा इसको P भी कहेंगे, और तीसरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या संबंध है। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न आए, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके ऊपर इस पे प्रश्न पूछा नहीं गया है कि मोनोपोली में जो है MR, AR और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या संबंध होता है। मतलब मांग वक्र जो है उसका एवरेज रेवेन्यू कर्व, डिमांड कर्व है, MR कर्व है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें संबंध क्या है। दोस्तों यहाँ पे जो संबंध है ध्यान से सुनिए, यही इक्वेशन आपको याद करना है कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज रेवेन्यू को हम P भी कह सकते हैं, इक्वल टू 1 माइनस ED। यहाँ पे जो ED है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब मांग की लोच, ये है मांग की लोच। अब ये इक्वेशन कैसे आया है इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, ना प्रूफ करने की आवश्यकता है, ना आप मीन्स लिखने जा रहे हैं अभी। यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है और एवरेज रेवेन्यू का जो संबंध है वो इसके द्वारा निर्धारित है कि MR इक्वल टू AR, ब्रैकेट में P मैंने लिखा क्योंकि अगर आप P भी लिख दोगे तब भी सरेगा, और ये होगा 1 माइनस ED, मतलब 1 में से 1/ED, और 1/ED ये है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जो फार्मूला आपके सामने आ गया, MR इक्वल टू AR, और E को हम यहाँ ले आए तो E माइनस 1/E। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा आप चीज़ों को थोड़ा। इसको हम इसी इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू P 1 माइनस ED, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू
P और E-1/E। अब एक चीज़ आप समझा देता हूँ मैं यहीं पे कि ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे हमको मिल गई कि मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू P और E-1/E। इसका मतलब E में से कुछ घटाया गया है। अगर E में से कुछ घटाया गया है इसका मतलब ये जो वैल्यू है इससे जो है ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि P जो है MR से ज़्यादा है, P जो है मार्जिनल रेवेन्यू से। ये देखिए 10वीं बार ये सवाल पूछा है, ध्यान से समझिए आप जरा। इसी इक्वेशन से मैं इसको डिराइव कर रहा हूँ कि MR इक्वल टू P E-1/D। इसकी जो वैल्यू है E-1 की वैल्यू, आप ये बताओ इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है या फिर 1 से कम है इसकी वैल्यू। इसका मतलब जैसे मान लो E की वैल्यू मान लो 5 है, तो उसका मतलब है 5 - 1 4/5। इसका मतलब ये हमेशा 1 से कम होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेसर देन 1 होगी, इसकी जो वैल्यू 1 से कम होगी। इसका मतलब P में 1 से कम से गुणा किया गया है तो MR आया है। इसका मतलब P ज़्यादा है MR से, देखिए P ज़्यादा है MR से। और आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो हमेशा MR बराबर MC से इक्विलिब्रियम देखते हैं। तो मोनोपोली में जो कीमत होगा ना वो MR और MC से ज़्यादा होगा। देखो ऐसा था, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं था। परफेक्ट कंपटीशन में हम देखते थे कि P बराबर MR बराबर MC, लेकिन यहाँ पे देखिए P ज़्यादा है MR MC से। मतलब संतुलन के बिंदु पे ध्यान रख लीजिए, 10वीं बार सवाल पूछा है, संतुलन के बिंदु पे जो P होगा वो बड़ा होगा MR से और P जो है बड़ा होगा MC से, MR और MC से। लेकिन संतुलन में MR जो है MC के बराबर होगा। इसका मतलब परफेक्ट कंपटीशन से एक जो बड़ा डेविएशन हमको देखने को यहाँ मिल रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में P जो है MR MC के बराबर होता था संतुलन में, लेकिन यहाँ पे संतुलन के स्तर पे आप देख रहे हो कि P बड़ा है MR और MC से। तो क्या आप इस बात को समझ चुके हैं? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको मुझे बताना था। अब एक चीज़ यहाँ देखो, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है। ये जो नीचे गिरता हुआ कर्व है ये डिमांड कर्व है जिसको AR कर्व हम कह रहे हैं। दूसरा इसके जस्ट आधे में MR कर्व है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मांग वक्र के किस लोच पे एक मोनोपोली प्रोडक्शन करेगा। अगर मैं इसके बीच में आ जाऊं और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 ले लूं तो जहां पे अगर मैं लाइन खींचूंगा वहीं पे जो है यहां से MR जो इंटरसेक्ट करके निकलेगी, मतलब यहां पे MR जो है 0 हो जाएगी और यहीं से MC होके गुजरेगी संतुलन के लिए, तो MC भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब अगर मांग का लोच 1 के बराबर है मोनोपोली में, ध्यान से समझिएगा, अगर यूनिट इलास्टिक की बात की मांग की लोच में, तो यहाँ पे MR और MC दोनों 0 हो जाते हैं संतुलन के स्तर पे और एक अधिकारी को यहाँ फायदा होता है। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे मांग की लोच अगर 1 के बराबर है तो मार्जिनल कास्ट भी 0 और मार्जिनल रेवेन्यू भी 0। इसका मतलब आप इतना समझ लो दोस्त कि हमेशा जो है मोनोपोली इसके बियॉन्ड ही अपना प्रोडक्शन करेगा, मतलब जहां मांग की लोच इकाई से ज़्यादा हो, क्योंकि वहीं पे उसके मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू धनात्मक हो गए। क्योंकि अगर वो इलास्टिसिटी लेस देन 1 आया, 1 से कम पाया, तो उसके जो मार्जिनल कास्ट है वो भी ऋणात्मक हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू वो भी। तो कभी भी कोई उत्पादक कभी भी उस लेवल पे उत्पादन करेगा ही नहीं जहाँ पे MR और MC ऋणात्मक हो। वो हमेशा वहाँ पे उत्पादन करना चाहेगा जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट, मतलब एक अतिरिक्त इकाई बेचने से प्राप्त आय और एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने की कास्ट पॉजिटिव हो, निगेटिव में बात ही नहीं करेगा। तो आप समझ लो कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोनोपोली में कि प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, ऐसे में आपको बताना पड़ेगा कि मार्जिनल कास्ट उसका 0 होगा और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू भी 0 होगा और इसके ऊपर ही जहाँ पे मांग वक्र पे मांग की लोच इकाई से ज्यादा होगी वहीं एक प्रोड्यूसर उत्पादन करेगा, इसके नीचे वो उत्पादन करेगा नहीं। तो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो मैं एक बार और भी इसको समझा सकता हूं कि एक उत्पादक मोनोपोली में वहीं उत्पादन करता है जहां मांग की लोच इकाई से ज्यादा होती है। अगर वो इकाई के बराबर है तो उसके मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही 0 हो जाएंगे और अगर इकाई से कम है तो वो दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू भी निगेटिव। आप जरा सोचो, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो प्राप्त उसको फायदा होगा वो ऋणात्मक हुआ तो क्यों वहां उत्पादन करेगा, मार्जिनल कास्ट भी। तो ये आसान से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली। अब देखो, अब मोनोपोली में जब हम प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन की दोस्तों बात करेंगे तो 2 तरह की बातें होंगी। एक तो बात होगी कि
समय क्या है, शॉर्ट रन है या फिर लॉन्ग रन है, इसको थोड़ा सा समझ लो। अगर मैं शॉर्ट रन की बात करूं तो मोनोपोली के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा कि अपने प्लांट के आकार को चेंज करे, वो दिए गए प्लांट के ऊपर ही काम करेगा। इसलिए आपको मैं बताऊं कि अल्पकाल में, खूब ध्यान से नोट करके लिख लीजिएगा, लोग गलती कर देते हैं। शॉर्ट रन में मोनोपोली को लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है तो उसको नो डाउट लॉस हो सकता है। नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर डिमांड है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग रन में अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो अपने प्लांट को, मशीनरी को बढ़ा सके दोस्तों, तो हमेशा ही देखोगे मोनोपोली जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करेगा। क्योंकि अगर उसको नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो फिर जो है काम नहीं करेगा, क्योंकि फिर एकाधिकार में उसको कोई बेनिफिट नहीं है। तो लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जैसे कि हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में देखते थे कि लॉन्ग रन में जो फर्में हैं वो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के मिनिमम पॉइंट पे जाके प्रोडक्शन करती थी। ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे कि मोनोपोली भी जो है लॉन्ग रन में लॉन्ग रन एवरेज कास्ट करके न्यूनतम बिंदु पे जाके प्रोडक्शन कर पाएंगी। ये जो है उसके बाजार मांग पे निर्भर करेगा कि वो लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन कर रही हैं, गिरते हुए भाग पे कर रही हैं या उठते हुए भाग पे कर रही हैं। मिनिमम पॉइंट पे प्रोडक्शन करेंगे, कर सकती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट डिमांड, बाजार की मांग कैसे है, मतलब वो अपने जो भी उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी उसके पास प्लांट है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहा है या फिर एक्सेस कैपेसिटी है। इट नॉट डिटरमाइंड बाय मोनोपोली इटसेल्फ, इट डिटरमाइंड बाय द मार्केट डिमांड। ओके, इस बात को आप समझ पाए रहे होंगे। और यहाँ पे आपने ये भी समझ लिया कि मोनोपोली जो है कितना भी पावरफुल हो, चाहे वो प्योर मोनोपोली ही क्यों ना हो, वो एक साथ उत्पादन और प्राइस एक साथ निर्धारित नहीं कर पाएगा। या तो प्राइस डिटरमाइन कर ले या फिर वो प्रोडक्शन। अगर वो प्राइस डिटरमाइन कर लेगा तो उत्पादन जितना बाजार में मांग होगी उतना वो बेचेगा, या फिर उत्पादन डिटरमाइन करे तो प्राइस एक साथ प्राइस, यद्यपि वो प्राइस डिटर्मिनेटर होता है, प्राइस जो है मेकर होता है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में फर्में प्राइस एक्सेप्टर होती थी, मूल्य स्वीकारक होती है, ये स्वीकारक नहीं होता है, निर्धारक होता है, और ऐसे जगह पे कीमत निर्धारित करता है जिससे इससे प्रॉफिट हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि मोनोपोली में जो है मूल्य निर्धारक तो होती है फर्में, लेकिन लॉन्ग रन में आप ये नहीं बता सकते हैं कि वो एवरेज कास्ट करके मिनिमम बिंदु पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम यही बात कर रहे हैं, प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होगा। अब देखिए सबसे पहली चीज़ ये आप समझिए कि मोनोपोली में जो फर्म है वो मूल्य निर्धारक होती है, प्राइस मेकर होती है। अभी आप अगर कंपेरिजन कर लो, यहाँ पे आप लोग परफेक्ट कंपटीशन से, तो वहाँ जो है फर्में जो है मूल्य निर्धारक नहीं थी, मूल्य स्वीकारक थी। लेकिन यहाँ पे मोनोपोली में मूल्य निर्धारक होती हैं, प्राइस मेकर होती हैं फर्में। दूसरा, जो अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली मूल्य निर्धारित करती हैं। इसका मतलब मोनोपोली में जो फर्म होगी वो ऐसी प्राइस डिटरमाइन करेगी जिससे उसको लाभ को अधिक कर दे। तो ये अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली मूल्य निर्धारित होती हैं, मूल्य निर्धारित करती हैं। फिर देखिए मोनोपोली में फर्म मूल्य और उत्पादन दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं कर सकती, या तो वो मूल्य का निर्धारण कर देंगे या फिर मात्रा का, दोनों के एक साथ। देखिए एक दो चार पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं आपकी पहले भी बता चुका कि मोनोपोली में फर्में एक साथ, देखिए कईयों बार इस पे सवाल पूछा गया है, थोड़ा ठीक से नोट कर लीजिएगा। मोनोपोली में फर्में एक साथ प्राइस और क्वांटिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको यहां से देख लो, इस डायग्राम से देख लो कि मान लो कि ये है इसका AR कर्व और ये इसका MR कर्व है, तो देखो या तो वो प्राइस डिटरमाइन कर ले यहाँ P और वो Q बेच ले, या तो वो Q डिटरमाइन करे तो प्राइस जो है वो नहीं डिटरमाइन करेगी, प्राइस जो मार्केट मांग के द्वारा डिटरमाइन। तो यहाँ पे वो एक ही चीज कर सकती है, या तो वो प्राइस डिटरमाइन कर ले और इस Q को सेल करे, या फिर वो Q उत्पादन करे तो प्राइस अपने आप डिटरमाइन। दोनों को एक साथ कभी भी मोनोपोली, चाहे वो प्योर मोनोपोली क्यों ना हो, इतना पावरफुल हो कि सारे कंज्यूमर के सरप्लस को ले ले, फिर भी बेटा वो डिटरमाइन नहीं कर सकती हैं। तो हमेशा जो है मोनोपोली में एक प्रॉब्लम है कि या तो वो मूल्य डिटरमाइन कर ले, प्राइस डिटरमाइन कर ले, या फिर वो क्वांटिटी को डिटरमाइन, दोनों को एक साथ जो है डिटरमाइन करना उसके बस की बात नहीं है। और मोनोपोली जो है प्राइस मेकर होती है, एक्सेप्टर नहीं होती है, और वो मूल्य हमेशा निर्धारित करती है जो उसको लाभ प्रदान करे। मोनोपोली में फर्म मूल्य और उत्पादन दोनों का एक साथ निर्धारण नहीं हो सकता है, या तो मूल्य का कर लीजिए। अब देखिए संतुलन की बात करें कि कब वो इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए दो कंडीशंस है, जैसे कि आपने परफेक्ट कंडीशन में भी देखा था। पहला कंडीशन ये है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर होनी चाहिए। जो अतिरिक्त इकाई बनाने की जो लागत है वो अतिरिक्त इकाई बेचने से जो प्राप्त हो रही है आय उसके बराबर होने चाहिए। आपको सिंपल सा ये फार्मूला आपको समझना चाहिए कि कोई भी प्रोड्यूसर उसी समय
समय इक्विलिब्रियम में होगा जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर हो। मार्जिन मतलब एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो उसको आय प्राप्त हो रही है, वो अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने की जो लागत हो रही है, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक जो है समझिए कि सिचुएशन इक्विलिब्रियम का नहीं है। अगर मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है तो फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तब तक प्रोड्यूस करेगी जब तक मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर नहीं हो जाए, और मार्जिनल कास्ट अगर ज़्यादा हो गई तो कम प्रोडक्शन करेगी जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पहला ही जो आपके इक्विलिब्रियम की जो है वो है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कास्ट के बराबर हो जाए, सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर हो जाए। ये इसकी पहली कंडीशन है। दूसरा जो है इक्विलिब्रियम में मार्जिनल कास्ट की स्लोप एमआर की स्लोप से ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर एमसी एमआर को नीचे से काटना चाहिए। ये बहुत ही आसान एक तरीके से आप देख रहे हो कि इनका पार्ट है। और सेकंड क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये कर रहा है कि एक तो ये पहले इक्विलिब्रियम में कि यहाँ पे कभी भी आपको मैं बताऊँ तरीका, AR है यही डिमांड कर्व है, MR है। कभी भी आपको खींचना है तो यहाँ से आप हमेशा बिना कुछ किए MC खींच लीजिए, मतलब MR और MC को इंटरेक्ट कराइए। सबसे पहले तो ये कि आपको वो प्राइस मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए कीमत, जहाँ MR MC इंटरेक्ट करेगी वही वो उत्पादन पे बेचेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ये हो गया कि MR MC के बराबर हो गए। दूसरा कंडीशन ये, जो MC की स्लोप होनी चाहिए वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ये जो MC है वो MR को नीचे से काटे, ये ऊपर से काटे नहीं, ये नीचे से काटे। तो देखो दूसरा कंडीशन ये है कि MC की स्लोप, ध्यान रखिए कई बार पूछा जाता है कि ये जो देखो MC है इसकी स्लोप इस MR के स्लोप से जो है ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए इसका स्लोप जो है इस MC के स्लोप से ज़्यादा है, आप देख रहे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा स्लोप है। या फिर मैं कह रहा हूँ MC जो है MR को नीचे से काटना चाहिए, तो देखिए नीचे से ही काट रहा है। तो दो कंडीशन इक्विलिब्रियम में, एक हो जाए MR बराबर MC, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के बराबर हो जाए, एक अतिरिक्त इकाई बेचने से जो आय है वो अतिरिक्त इकाई बेचने की लागत बराबर हो जाए, और जो MC है वो MR को नीचे से काटे, वो नीचे से काटे। ये एक दूसरी इसकी बहुत बड़ी जो है आपकी इक्विलिब्रियम की। तो दो इसकी शर्तें हैं संतुलन की इक्विलिब्रियम के लिए। पहला जो MR MC होना चाहिए, और दूसरा जो है MC जो है MR को नीचे से काटे, या फिर कहिए MC का स्लोप ज़्यादा हो MR से। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की आपको समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी, आसानी से इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए शॉर्ट रन में जबकि एक फर्म अपने प्लांट पे ही काम करेगी और प्लांट को चेंज नहीं कर सकती, तो मैंने बताया कि शॉर्ट रन में उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसी चीज़ को यहाँ पे हम दिखाने का प्रयास किए इस डायग्राम में। अब जरा देखो शॉर्ट रन में यहाँ पे ये जो डायग्राम दिखा है, पहले आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रिलेशन आप जानते हैं MC और AC के बीच का। हमेशा आप जानते हो कि जो AC होता है उसको MC उसके निचले पॉइंट से काटते हुए जाता है। मतलब जब यहाँ पे ये MC है और AC है, मतलब MC जो है AC को मिनिमम बिंदु पे काटता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब AC गिरता है तो MC इसके नीचे होता है, यद्यपि ये गिर रहा होता है तो ये बढ़ रहा होता है MC। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे देखिए आप लोग कि जब इसको यही कहा जा सकता है कि जब MC गिरेगा तो AC इसके नीचे होगा, लेकिन जब AC उठेगा तो MC इसके ऊपर होगा। कुल मिला जुला के जो MC है AC के सबसे निचले बिंदु पे काटेगा। यहाँ पे यही चीज़ दिखाए हैं इस डायग्राम में, आप देखेंगे संतुलन के लिए कि ये हमने खींच लिया। आइए फिर से दोबारा दिखा देते हैं आपको कि इसको कैसे हमने खींचा हुआ है। बहुत ही आसान है, इससे आसान कोई डायग्राम नहीं होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से। ये बहुत ही आसान किस्म के डायग्राम होते हैं जो कि आपको समझने हैं। देखिए एक तो आप बिना कुछ किए ये लाइन खींच दें और ये लाइन खींच दें, और यहाँ से आप लोग एक लाइन खींच लें एवरेज रेवेन्यू, और यही जो है डिमांड कर्व है मैंने बताया, और सिर्फ इसके आधे में MR खींच लें, कुछ नहीं करना है। दो चीज़ हो गई। अब कुछ मत करिए, यहाँ पे O ले लीजिए, यहाँ पे P ले लीजिए, यहाँ पे Q ले लीजिए, बस ये हमेशा चलेगा। बस आपको MC को यहाँ कटवा देना है, मतलब जहाँ MR MC इंटरेक्ट करेंगे वहीं पे प्राइस आपकी डिटरमाइन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए
एमआरएम से इंटरेक्ट कर गया। अब बस ये देखना है कि जो प्राइस है, ये प्राइस डिटरमाइन हो गई, तो जो पर यूनिट हमारी प्राइस है, एवरेज रेवेन्यू है, अगर वो हमारे एवरेज कास्ट से ज़्यादा है तो उसको प्रॉफिट होगा। बहुत सीधी सी बात है, अगर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कास्ट से ज़्यादा है, मतलब जो कीमत है पर यूनिट वो एवरेज कास्ट औसत लागत से ज़्यादा है, तो हमको लाभ हो जाएगा। तो देखो ऐसा तब होगा दोस्तों कि जब हमारा जो कर्व मैं ड्रा करूंगा, एमसी खींच लिया, एसी को ऐसा आप ड्रा करो इसके निचले बिंदु से कटवाते हुए कि इस तरह की सिचुएशन आए। यहाँ देखिए, मतलब जो P जो है वो एसी के, ये अगर बिंदु R मान लूँ तो इसके देखो ऊपर है, मतलब P पर यूनिट प्राइस ज़्यादा है, पर यूनिट कास्ट कम है, तो ये पूरा का पूरा जो होगा यही उसकी प्रॉफिट हो जाएगी शॉर्ट रन में। वही चीज़ देखिए इस डायग्राम से भी मैंने दिखाया है कि यही AR कर्व है, इसी को प्राइस कर्व या डिमांड कर्व कहोगे, और ये MR कर्व है। तो अब आप देखो हमने MC को खींचा तो जहाँ पे MR और MC काटते हैं वहीं जो है प्रोडक्शन और प्राइस यहाँ देखिए डिटरमाइन हो गया, लेकिन एवरेज कास्ट जो है वो कम है। आप देखिए